मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। सीमांत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा। राज्य में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी। उत्तराखंड में आज और कल तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में भारी बारिश की आशंका। राज्य में हो चुकी है मानसून की एंट्री। पहली बार यूपीपीएससी की भर्ती में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण। पीसीएस परीक्षा से होगी शुरुआत। शासन ने जारी किया आदेश। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष बोले उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1, अपराधियों पर सरकार का नहीं कोई अंकुश। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की है। सीमांत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की। राज्य में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी। सीएम ने राज्य की संचार सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध किया। उत्तराखंड को 4G नेटवर्क से जोड़ने की मांग रखी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। सीमांत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। राज्य में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी। राज्य में सीएम ने राज्य की संचार सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध किया। उत्तराखंड की 4G नेटवर्क से जोड़ने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की। सीमांत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा भी की है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की है और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं उन सभी से इस दौरान जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर के सीएम धामी यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य से जिस तरह से सीएम धामी ने बात की है और उत्तराखंड में किस तरीके से जो 4G नेटवर्क है उसको यहाँ पर लगाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए यहाँ पर सीएम धामी ने जो है अपनी बात रखी है इस दौरान केंद्रीय मंत्री से। तो देखा जा सकता है उत्तराखंड को किस तरीके से जो है 2025 में विकसित बनाना है, इसको लेकर के लगातार सीएम धामी के जो प्रयास हैं वो जारी है। और यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, तो जिस तरह से वो कार्य करते हैं उत्तराखंड के लिए, तो काफी महत्वपूर्ण जो है उसको माना जाता है। और ऐसे ही अभी तक जितने भी केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी मिले हैं सभी से उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की हैं। जी हाँ जी विनय, तो राज्य में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी हालांकि पूरी हो गई है, लेकिन सीएम धामी ने राज्य की संचार सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जो सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड के उसमें जो यहाँ पर टावर लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है और उसको लेकर के 4G नेटवर्क को किस तरीके से जो है उत्तराखंड में और बेहतर बनाया जा सके, तमाम चीजों को जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने जिस तरह से दिल्ली में संचार मंत्री से मुलाकात की है, तो काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है क्योंकि हर दिशा में जो है उत्तराखंड को विकसित करने के लिए, उत्तराखंड के जो है आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर बाहरी जो यात्री आते हैं, बाहर से जो अन्य राज्यों से जो लोग उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल भी जो है इस दौरान उत्तराखंड जाना जाता है, तो जो बाहर से लोग आते हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार सरकार के जो प्रयास है
वो यही रहते हैं कि उत्तराखंड आने वाले जो भी लोग हैं वो उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश जो है लेकर के जाएं, और जिस तरह से सीएम धामी उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना भी लगातार जो है अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो करते हुए नजर आते हैं। जी जय भरत। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात की और इंटर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा की। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चंपावत जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला कर्मचारी भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। जिले में तैनात एसीएमओ डॉक्टर कुलदीप यादव की ओर से महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ को समय समय पर परेशान और उनका मानसिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने एसीएमओ को हटाने की मांग की। सीएचओ के बाद क्षेत्रीय लोगों और व्यापार मंडल सहित जनप्रतिनिधियों ने भी उनके विरोध में आ गए हैं और विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात कर काफी नाराजगी जाहिर की। कुछ आई हैं कि साहब एक हमारे किसी स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये मामला शासन तक पहुंचा था और कल शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी जांच कराकर शासन को एक रिपोर्ट भेजूंगा। तो तत्संबंध में हमने कल ही जो है एक जांच समिति बना दी है जिसमें अपर जिलाधिकारी जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहा गया है कि वो 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो भी उसमें निकल के आएगा उसको शासन को रेफर किया जाएगा और फिर डिसीजन शासन द्वारा लिया जाएगा। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके चलते बरसात के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है और इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती हैं और कई दिनों यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं और जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शांतर शाह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के मामले में भाजपा नेता का सम्मिलित होना भाजपा के चाल चरित्र को उजागर करता है। यशपाल आर्य ने अभी तक किसी भाजपा नेता के परिवार से मुलाकात न करने को निंदनीय बताया। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन भी दिया। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ने को। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और हरिद्वार जिले में हो रही बड़ी संख्या में बलात्कार की घटनाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में 1 साल 11 महीने में लगभग 1500 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं। हरिद्वार जिले में दुष्कर्म की घटनाएं और जिलों से दोगुनी और इस तरह से घटनाओं में ज्यादातर में भाजपा के लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। उन्होंने दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी लोगों को फांसी की सजा देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने एसपी को ज्ञापन दिया है।
प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 साल 11 महीने में 1552 बलात्कार के केसेस देवभूमि उत्तराखंड में, और हरिद्वार जिले में ये घटनाएं बाकी जिलों से दुगनी हैं। हमारी एसएसपी से मांग थी, एसपी ऑफिस का हमने घेराव करा कि अरेस्टिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन अरेस्टिंग तो अंकिता भंडारी के मामले में हुई, 2 साल होने का और सितंबर में अभी तक उनको फांसी की सजा नहीं हुई है। हम लोगों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उत्तराखंड में। नहीं तो लगातार जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ रही है, ये बहुत शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए और बलात्कारियों को फांसी की सजा से कम कुछ नहीं दिया जाए। राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। हद हो गई है। मतलब हो क्या रहा है इस राज्य में? मुख्यमंत्री केवल उपलब्धियां गिनाते हैं, कभी इस पे भी क्षमा मांगेंगे? इनकी महिला आयोग के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट नहीं आना, ये भी अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध में उनको संरक्षण प्रदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर किशोरी की गैंग रेप के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद एक कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दें। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स में पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनावी माहौल खराब करने वाले सामाजिक तत्व के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। वहीं अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए रखेगी। विदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में विकासखंड न्यायालय सौंड की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में हो रही लापरवाहियों पर जमकर सवाल उठाए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जल जीवन मिशन में
पूरे क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहीं पाइपलाइन है तो कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं। फिलहाल तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और जनपद स्तर पर इन बैठकों का दौर होता है और उसी क्रम में इस बैठक का एजेंडा हुआ है और आज एक सफल बीडीसी की बैठक हुई है हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी। लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी पंचायतों के जो अधिकार हैं वो पूर्ण तरह बहाल नहीं हुए हैं। अभी भी पंचायतों को जो 29 विभाग जो हमारे एक्ट में हैं, हमारे प्राविधान में हैं, उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। मैं सरकारों से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट हैं इनको बहाल किया जाए और पंचायतों की स्थिति को और मजबूत किया जाए और जो महात्मा गांधी जी का जो सपना स्वराज का है उसको सफल बनाया जाए। हरिद्वार में बन रहे 15 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। बहादुराबाद से श्यामपुर कांगड़ी को जोड़ने वाली रिंग रोड को इस साल के अंत तक बनकर तैयार होना था, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण 2025 में ही रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही रिंग रोड में 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। NHAI के द्वारा करीब 2 साल पहले रिंग रोड का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण और कई जगहों पर अंडरपास खोलने की मांग को लेकर निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई और इस रिंग रोड के तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। बन रहा है, अभी बहादुराबाद से हमारा बन रहा है, तो उसमें काम जो आप कह रहे हैं उनको शायद अगस्त तक वो लोग देंगे, अगले अगस्त तक या जो भी है। तो अभी दिक्कत ज़रूर आई है और बीच बीच में देखिए तो स्नान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग की लगातार मीटिंग उनके साथ चली है क्योंकि रिंग रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है, अभी पिछले गंगा स्नान में आप लोगों ने देखा होगा लगभग 54,000 गाड़ियाँ ऐसी थीं जो हरिद्वार की तरफ आई और हरिद्वार से गई और नजीमाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आया उसका कैलकुलेशन उसमें नहीं था। जैसे कि कुल मिला के लगभग 80,000 गाड़ियों का आवागमन हमारे हरिद्वार में रहा है। तो रिंग रोड एक महत्वपूर्ण हमारे लिए पहलू है और रिंग रोड को जल्दी से जल्दी पूरा करना एक सरकार की प्राथमिकता है। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति खुद शराब की चलती फिरती दुकान बना हुआ है, यानी उसने अपने शर्ट के अंदर ही शराब के 48 पौवे छुपाए हुए हैं, जिसमें देसी और अंग्रेजी दोनों तरह की शराब थी, जिसे वह प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों को बेच रहा था। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, इस तरीके के कई लोग क्योंकि ये शराब निषिद्ध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग शराब की बिक्री का कोशिश करते हैं। बार बार पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा भी जाता रहा है। अभी एक वीडियो जो आप जिस संबंध में आप वायरल बता रहे हैं, वो एक व्यक्ति अपने शरीर में पूरी 48 पौवे लेके घूम रहा है। उसको पुलिस ने उसको पकड़ा था क्योंकि पूर्व में भी उसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। इस तरीके के जो लोग हैं जो लगातार इस तरीके के तस्करी में लिप्त रहते हैं, उनके लिए हम लोग लगातार उनको वॉच भी करते हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे क्रम में इसको पकड़ा गया है और अन्य जो लोग हैं उनको भी पुलिस के द्वारा रडार में रखा जा रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसे लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए, जबकि कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड पर खासा ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रदेश की 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यह भली भांति जानती हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक सभी चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही। 2014 से लगातार हर चुनाव में यही कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 शून्य पे कांग्रेस आउट। उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनको आउट किया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनको आउट किया। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही
और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारी हो, अन्य शीर्ष नेतृत्व हो, उनको भली भांति पता है उत्तराखंड में जो है कांग्रेस कोई चुनाव जीतने नहीं जा रही। उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में 8 अधिकारियों और 55 कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यह आंकड़ा केवल दिखावे के लिए है। कांग्रेस की सरकार में इस तरह के अपराध नहीं थे। हमने कांग्रेस के समय केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब सूचना का अधिकार दिया तो उसमें जिन लोगों का नाम आया उनको जेल में डाला। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उन्हें दिखाई नहीं देते थे। कहने की बात है, आंखों में धूल झोंकने का। कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराध थे ही नहीं। हमने तो कांग्रेस के समय की अगर बात करें, हमने तो अपने केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब हमने सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों के नाम आए हमने उनको जेल में डाला। हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, हमारे जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों को हमने जेल में डाला। तो बीजेपी का ये कहना गलत है। इनके तो बंगारू लक्ष्मण से लेके जो शुरुआत हुई थी उसमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात पर अगर कहीं पदोन्नति या नियुक्तियां होंगी कि वो किस इलाके का है, किस ग्रुप का है, किस समूह का है, तो निश्चित ही इस उत्तराखंड राज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक्सपोज करेंगे और लोगों के बीच में जाके खुलकर इन बातों को रखने का काम करेंगे। देखिए, उस समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो नेताओं के इशारे पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। आज अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है और जेल की शिक्षों के पीछे जा रहा है। तो यही तो सरकार का काम है। तो आज हम अपना काम कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उनको दिखाई नहीं पड़ते थे। उनके टूल्स होते थे, उनके हैंड्स होते थे, इनके माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे। तो आज ये अंतर है दोनों सरकारों का, ये अंतर पूरी जनता देख रही है। बीती 26 तारीख को शंकरपुर सेलाकुई का रहने वाला एक युवक यूसुफ के टोंस नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर कालसी पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया। लगातार सर्चिंग अभियान के दौरान 2 दिन के बाद युवक का शव टोंस नदी से बरामद कर लिया गया, जिसका पंचनामा कर मामले की जांच की जा रही है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी हुई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। आने वाला सीजन मानसून का है, जिसमें रक्सिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रक्सिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है, जहां पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जो सैलानियों ने तो कष्ट झेला ही झेला, जो स्थानीय जनता, जो यहाँ के लोग हैं, जो कार्यरत हैं भीमताल, भवाली में, अन्य जगह जो आते जाते हैं प्रतिदिन, उन्हें 8-8 घंटे के जाम में फंसकर अपने कार्यों पे जाना पड़ा। और जो उन्होंने परेशानी झेली है, मेरी सारी सद्भावनाएं उनके साथ। और साथ ही साथ अब देखिए मानसून का सीजन आने वाला है। जो हेड है रकसिया नाले का, जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं, अभी तक वो लंबित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।